गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में अपन बात कर रहे थे कल लास्ट वीडियो में त्रिभुज, उसके प्रकार और उसकी सर्वांग के नियमों के बारे में अपन ने देखा था। आज उसी सर्वांग के नियमों के बारे में अपन देखेंगे और प्रत्येक नियम की अपन व्याख्या करेंगे। पहली बात, ये सर्वांग के नियम जो मैंने यहाँ पर ये 4 नियम लिख करके, इन 4 नियमों के आधार पर ये जो सर्वांग की जो स्थिति है वो अपने को सिद्ध करनी है। हालांकि आपको कुछ सर्वांग के नियम जो है वह आपको आपकी बुक में भले ही न मिले, लेकिन ये चलेंगे और आपके जब सवाल हल करेंगे उस टाइम पे आपको इन नियमों को पालना पड़ेगा। तो आइए कुछ ऐसे सवालों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले एस नियम, एस नियम, इसको आप कह सकते हैं भुजा कोण भुजा। ये सर्वांग की एक कसौटी है, ये भी एक नियम है। और इस नियम के तहत क्या कहा कि जब एक त्रिभुज की 2 भुजा और 1 कोण, एक त्रिभुज की 2 भुजा और 1 कोण, एक त्रिभुज की 2 भुजा व 1 कोण और दूसरे त्रिभुज की भी 2 भुजा और यदि 1 कोण यदि बराबर हो तो वहां पर त्रिभुज सर्वांग होगी। ये प्रश्नावली इन्हीं से हल होगी, इन्हीं नियमों से। आपको गणितीय रूप से आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आपको आकृति देखनी है और आकृति के हिसाब से अपने को देख करके पता करना है कौन से नियम से त्रिभुज सर्वांग है। अपने को केवल इतना सा बताना है। तो एस नियम के तहत भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग कब होंगे? जब एक त्रिभुज की आपके पास में 2 भुजा, क्योंकि एक भुजा तो ये और एक भुजा ये दोनों। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ध्यान देने वाली बात है कि पहले भुजा फिर कोण और फिर भुजा, एक भुजा फिर कोण और फिर भुजा। दूसरे त्रिभुज की भी पहले भुजा फिर कोण और फिर भुजा। यदि ये दोनों त्रिभुजों में अगर समान हो, माप में भी उसके आकार प्रकार में भी यदि समान हो, तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे की क्या होंगे? वो सर्वांग होंगे। जैसे मैं एक आकृति बनाता हूं और आप उस आकृति को आप ध्यान से देखें। यह आकृति है और इस आकृति को आप ध्यान से देखें। आप जानते हैं कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो बराबर बराबर मात्रा में काटती है। यहाँ पर ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है और 2 रेखा के प्रतिच्छेद करने पर प्रतिच्छेदी बिंदुओं को के बाद इनकी रेखाओं को मिलाने पर 2 त्रिभुज बनते हैं। और जरा आप देख रहे हैं कि जब 2 रेखाएं जब काटती हैं तो उसके बनने वाले समकोण भी बराबर होते हैं, समकोण भी बराबर होते हैं। अब मैं इस वर्तमान नियम की एस नियम के तहत मैं दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करता हूं। यहाँ पर 2 त्रिभुज है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बी सी डी और ई। अब यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है। 2 त्रिभुज कौन से? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग, त्रिभुज डी सी और ई, 2 त्रिभुज सर्वांग है। अब आप इस नियम की व्याख्या के तहत आप उस त्रिभुजों को सर्वांग देखो। यहाँ पर ये भुजा एक त्रिभुज का, ये भुजा ये कोण और ये भुजा, दूसरे त्रिभुज की भी ये भुजा ये कोण और ये भुजा बराबर है, भाग में भी समान है, आकार प्रकार रंग रूप में भी समान है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे? एक दूसरे के सर्वांग होंगे, है कि नहीं? तो भुजा कोण भुजा नियम से क्या होगा? एक त्रिभुज की भुजा कोण और भुजा, यानी 2 भुजा और 1 कोण, और दूसरे त्रिभुज की भी 1 भुजा और 2 कोण यदि समान हो तो त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? वो सर्वांग होते हैं। सही। आइए दूसरे नियम की बात करते हैं। ए नियम, एंगल स्टैंड एंगल नियम। एंगल का मतलब होता है कोण, कोण भुजा और कोण
नियम। कोण भुजा कोण नियम। इस हिसाब से त्रिभुज सर्वांग सम होंगे अथवा नहीं, वो देखेंगे अपन। पहली बात, कोण भुजा कोण नियम के तहत दो कोण और एक भुजा, एक त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा, और दूसरे त्रिभुज की भी दो कोण और एक भुजा यदि समान हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। मैं एक ऐसा मामला आपको ज्यादातर समद्विबाहु त्रिभुजों में देखने को मिलता है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर बने दो कोण समान होते, आधार पर बने दो कोण समान होते, तो दो कोण अपने आप में समान होगी तो भुजा भी समान होगी, कोई सी एक तो इस हिसाब से ये नियम समद्विबाहु त्रिभुज पर लगता है अधिकतर। मान लीजिए ये कोण 50 डिग्री का, ये कोण 60 डिग्री का, और ये मान लो 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी मैंने एक त्रिभुज और बनाया, ये 50 का, ये 60 का और ये 5 सेंटीमीटर। आप ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। क्यों? कि पहले त्रिभुज के दो कोण एक भुजा और दूसरे त्रिभुज की भी दो कोण और एक भुजा यदि समान हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? वो सर्वांग सम होते हैं। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। आइए तीसरा नियम। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भुजा कोण और भुजा, यानी पहले कोण फिर भुजा फिर कोण। जैसा आप देख रहे हैं, पहले कोण फिर भुजा और फिर कोण। इस हिसाब से नियम में भी लगते हैं, ये नियम एक जैसे हैं लेकिन उसमें फर्क होता है, थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से थोड़ा सा फर्क होता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। नंबर 3, तीसरे नियम की बात करेंगे। तीसरा नियम है AAS नियम, यानी कि कोण कोण भुजा नियम। हालांकि दोनों मिलते जुलते हैं लेकिन अपने आप फर्क नजर आएगा। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण एक साथ, किसी त्रिभुज के दो कोण एक साथ और एक भुजा कोई से भी यदि समान हो तो वो त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। यानी दो भुजा और दो कोण और एक भुजा, दोनों त्रिभुजों की अगर समान है तो त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? वो सर्वांग सम होते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है आपका चौथा जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, समकोण कर्ण और भुजा। ये जो नियम है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। आप सबसे बड़ी बात है, ये सबसे पहली बात है कि ये जो आपका नियम है ये केवल और केवल आपके समकोण त्रिभुज पर लगेगा होंगे। किस पर लगेगा? समकोण त्रिभुज पर, क्योंकि नाम से लग रहा है समकोण कर्ण और भुजा, क्योंकि समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का कोण कौन सा त्रिभुज कहलाता है? त्रिभुज के प्रकार की मैंने व्याख्या बताई थी। जो कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज, कोण के आधार पर मैंने त्रिभुजों के प्रकार दिखाई थी, वो इसलिए लिखवाई थी। तो पहली बात तो 90 डिग्री का जो कोण बनता है वो समकोण त्रिभुज भी बनता है। दूसरी बात, ये जो कर्ण है ये कर्ण भी आपका समकोण त्रिभुज के अंदर ही बनता है, समकोण त्रिभुज के अंदर ही बनता है। बात रही भुजा, कर्ण के अलावा भुजा बच गई 2, कर्ण के अलावा भुजा बच गई कितनी? 2। अब सवाल ये उठता है कि जब इस नियम को जब अपन जांचेंगे तो मान लीजिए समकोण तो कोई सा एक कोण तो मिलेगा, और समकोण के अंदर अगर सर्वांग सम अगर होंगे समकोण त्रिभुज तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री का कोण तो होगा। अब जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर सब कर्ण भी होगा। दिक्कत यह आएगी कि इसके अंदर दो भुजा में से कौन सी भुजा समान हो? भुजा एक ही, दो नहीं, भुजा एक ही है यहाँ पर दो, तो उस एक भुजा के अंदर
समकोण त्रिभुज के अंदर भुजाएं होती है 3, आधार, लंब और कर्ण। कर्ण की बात तो मानते हैं कि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होगी, सीधी सी बात है, लेकिन जो भुजा का मामला है ये कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होगी, लेकिन ये जो भुजा का मामला है ये भुजा का मामला किसके लिए कह रहा है? आधार भुजा के लिए कह रहा है या फिर लंब वाली भुजा के लिए कह रहा है? क्योंकि समकोण त्रिभुज में आधार तल तो होंगे, उसके बिना त्रिभुज बढ़ेगा नहीं, जाहिर सी बात है। अब तो दिक्कत यह आएगी कि इस समकोण कर्ण भुजा नियम के तहत आधार या लंब में से कौन सी भुजा को भुजा माना जाएगा, सबसे बड़ी बात। तो ऐसी परिस्थिति में इस दोनों भुजाओं को अन्य भुजा की श्रेणी में मापा जाता है। समकोण त्रिभुज की अन्य भुजा की श्रेणी में मापा जाता है, और अन्य भुजा के अंदर दोनों की दोनों भुजाएं कोई सी भी ले सकते हैं। अन्य भुजा के अंदर जो समकोण जो भुजा है, समकोण जो त्रिभुज है, उसके अंदर अन्य भुजाओं में से आधार और लंब में से कोई सी भी एक भुजा कोई सी भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण और एक अन्य भुजाएं आती है, उस अन्य भुजा के तहत आधार और लंब में से कोई सी भुजा को लिया जा सकता है। अब दिक्कत यह है कि सवाल के अंदर भुजा कौन सी देता है उस पर निर्भर करेगा। जैसी भुजा होगी जाहिर सी बात है उसी भुजा को अपन इस सर्वाक्षमता के नियम का आधार मानेंगे, उसी भुजा को क्या माना जाएगा? आधार माना जाएगा। तो इस प्रकार से अगर दो त्रिभुजों के अंदर, दो समकोण त्रिभुजों के अंदर अगर कोई भुजा यदि समान, और कोई जरूरी है कि ऐसे बनी हुई हुई है, ऐसे बनी हुई हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 कोण 90 डिग्री का ये कर्ण की माप बराबर, और इन दोनों आधार और लंब में से कोई सी भी एक भुजा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दोनों में से कोई सी भी एक भुजा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांशक होंगे, सीधी सी बात है। तो समकोण कर्ण भुजा नियम के तहत जब दो त्रिभुज सर्वांशक होंगे, यदि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर उसका 90 डिग्री का कोण और उसके कर्ण की माप और आधार और लंब में से कोई सी भी एक भुजा की माप, जिसको आप अन्य भुजा कह सकते हो, उस अन्य भुजा की माप और दोनों त्रिभुजों की यदि समान है तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांशक होंगे, सीधी बात है। तो इन 4 नियमों के आधार पर अपने को सर्वांशकता के नियमों की व्याख्या करनी है, सिद्ध करना है कि कौन से नियम के तहत कौन सा त्रिभुज सर्वांशक होगा। अब इस सवालों के अंदर आप गणितीय रूप से आप सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, किसी नियमों के आधार पर सिद्ध हो जाते हैं ऑलरेडी। यदि उन भुजाओं की माप, प्रकार, रूप, इसकी आकृतियां, इसकी बनावट से देख करके पता लगाना है कि इस नियम के तहत ये सर्वांशक है। आपको इतने डिग्री का ये है, इतने डिग्री का ये है, इतने डिग्री की माप, उससे हमारे कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको गणितीय चिन्ह मिलेंगे, उस गणितीय चिन्हों की माप के आधार पर खुद तय कर सकते हो कि वास्तव में इस त्रिभुज की जो सर्वांशकता है वो सिद्ध होती है या नहीं। आप गणितीय माप का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है पूरी प्रश्नावली में, क्योंकि ज्यामिति रचना है और ज्यामिति के अंदर माप से कोई लेना देना नहीं होता, सीधी सी बात है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ऐसे सवालों को आपको इन नियमों के आधार पर सर्वांशक मानना पड़ता है और विश्वास करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है, विश्वास करना पड़ता है। अगला किताब वाला खुद कहता है, अगला किताब वाला खुद कहता है कि आपको किताब के अंदर ऑलरेडी आपको सर्वांशकता के लिए खुद कह रखा है कि आपको ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि वास्तव में दो कोण बराबर है अथवा नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पेज नंबर 137 पर जो आपकी नई बुक है उसके पेज नंबर 137 पर अभिग्रही 7.1 जो कि भुजा कोण भुजा नियम का जो सर्वांशकता का नियम लिख रखा है, उसके नीचे इस परिणाम को मैं लाइन पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इस परिणाम को, ये सर्वांशकता के कोई से भी नियम हो, कोई सा भी परिणाम हो, उसी सभी परिणामों की व्याख्या करता है। इस परिणाम को इससे पहले ज्ञात परिणामों की सहायता से सिद्ध नहीं किया जा सकता। अर्थात आपको कोई मान रख करके बताना नहीं है कि ये सर्वांशकता है या नहीं है, नियमों के आधार पर ही बताना पड़ेगा। और इसलिए इसे एक अभिग्रहित का मतलब नियम के रूप में उसको सत्य मान लिया जाता है।
तो इसलिए आपको नियमों के आधार पर सबसे मान जाना है कि हाँ दोनों त्रिभुजों की ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये कोण बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांग सम है। अब इसमें आपको गणित की कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है। तो कल देखेंगे। अब प्रश्नावली जो आपकी 7.1 है, तो 7.1 के जो सवाल है आपके जो सवाल है, इन सर्वांग समता के नियमों से आप उसको सिद्ध कर सकते हैं, और गणित के बाकायदा चिन्ह दे के उन चिन्हों के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि कौन से गुणधर्म के तहत ये नियम सिद्ध होंगे या त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो आपको प्रश्नावली 7.1 के सवाल हल करने कल देखेंगे। धन्यवाद।